नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, या कह सकते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जरूरी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैंने नोट किया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस वीडियो के आधार पर, या कह सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम इस भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का मैंने ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि जिससे कि पूरी पॉलिटी आपका एक रिवीजन हो सके। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और मैं आशा करता हूं कि ये अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपकी पूरी पॉलिटी जो है एक रिवीजन के तौर पे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान का, जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में। अगर इसमें देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक अवलोकन है, या ये कहें कि विनियमन अधिनियम है, या चार्टर है, या अधिनियम है, या भारत अधिनियम है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटिश प्रशासन से लेकर के। तो ब्रिटिश प्रशासन को अगर हम देखें तो मेनली हम दो चरणों में इसको बांट सकते हैं। जैसे एक तो सबसे पहले जो कंपनी प्रशासन चला रही थी, जो कि 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक ये कंपनी का प्रशासन भारत पे रहा। तो इस कंपनी के प्रशासन में कौन कौन से अधिनियम या कौन कौन से विनियमन, या ये कहें कि कौन कौन सा चार्टर आया, और उससे क्या हम भारतीयों पर, या जो भारत का जो विकास था उसमें क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और दूसरा जो चरण है, अगर हम कहें, यहाँ पे है दूसरा चरण क्राउन प्रशासन, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी प्रशासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और उसके बाद आ गया क्या, क्राउन प्रशासन, है ना। जो महारानी थी उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि उनको हेड बना दिया गया, कंपनी का जो प्रशासन था वो समाप्त कर दिया गया। तो ये जो ड्यूरेशन होगा 1858 से लेकर के 1947 तक का होगा, जब भारत आजाद हुआ तब तक का। यानी ब्रिटिश प्रशासन को हमने दो चरणों में बांटा है, 1773 से लेकर के 1857 तक के, और 1858 से लेकर के 1947 तक। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है ना, या नियम और विकास, जिसके कारण वर्तमान भारतीय राजनीति के जो विकास की ओर अग्रसर है। अगर हम कहें कि बहुत सारे अधिनियम, नियम और विकास जिसके जो कंपनी, कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन का था, या कंपनी प्रशासन या क्राउन प्रशासन, दोनों मिला करके अगर हम कहें, ब्रिटिश प्रशासन ने जो चीज अधिनियम या नियम बनाए थे, उसी को या उसी के आधार पर भारत में जो विकास हुआ, या आज का जो भारत है उसमें क्या क्या विकास हुआ, उसके आधार पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी प्रशासन अधिनियम विनियमन। कंपनी प्रशासन अधिनियम विनियमन 1773 के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ जब कंपनी प्रशासन अधिनियम विनियमन आया 1773 में, तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे, इससे पहले गवर्नर, सिर्फ गवर्नर का पद होता था, लेकिन इस पद को हटा करके उसके बाद 1773 वाले कंपनी प्रशासन अधिनियम में क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो गवर्नर के पद को हटा करके गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। और अगर हम कहें, भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल का जो पद था, ये किसने हासिल किया, तो सबसे पहले, कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। उसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता। सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, तो कलकत्ता है। इसकी स्थापना होती है, और यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 4 न्यायाधीश की नियुक्ति होती है यहाँ पर। और सबसे पहले, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का, तो सर एलिया इम्पी। नाम याद रखिएगा, सर एलिया इम्पी। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में इनका ज्वाइनिंग हुआ था, ये कह सकते हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ये सारा याद रहेगा। 1773 के अधिनियम में क्या हुआ था।
अब बात करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। ठीक है, तो इसमें कंपनियों के अधिकार को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार नाम दिया गया, है ना। जो कंपनी का अधिकार था, यानी कंपनी जहां जहां अपना अधिकार या वर्चस्व चला रही थी, पहली बार उस कंपनी के अधिकार को, या जो कंपनी का जहां जहां वर्चस्व था, उसे नाम दिया गया भारत में ब्रिटिश अधिकार। ठीक है, ये ध्यान रखना है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। और उस समय जो तत्कालीन पीएम थे, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? विलियम पिट। और विलियम पिट ने ही इस एक्ट को क्या किया था? पेश किया था। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसने पेश किया था? तो ब्रिटिश पीएम यानी प्रधानमंत्री विलियम पिट ने इस एक्ट को पेश किया था, और इन्हीं के नाम पर, पिट के नाम पे ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। ये चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए, चार्टर अधिनियम में जो मुख्य बातें हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया के जो व्यापारिक अधिकारों में का जो एकाधिकार था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, इसको समाप्त कर दिया गया, और इसमें अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे दी जाती है। ठीक है, सिर्फ क्या होता था इससे पहले कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यही भारत के साथ व्यापार करती थी और दूसरों को व्यापार नहीं करने दे रही थी। लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 आया, तो इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और अन्य व्यापारिक गतिविधि और अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की या व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अगले चार्टर अधिनियम यानी कि 1833, चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1833 में इस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नर जनरल का जो पद था, बंगाल के गवर्नर जनरल पद के स्थान पे भारत के गवर्नर जनरल पद बनाया गया। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाते थे, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस समय बंगाल के थे, यानी कि एक प्रांत, या कह सकते हैं कि एक जो प्रांत था बंगाल, उसके गवर्नर जनरल का नाम दिया जाता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर भारत के, यानी अब वहां पे क्या नाम हो गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, अगर इसी के साथ साथ बात करें तो मद्रास और बॉम्बे की जो अध्यक्षताएं थीं या विधायी शक्तियों के साथ उनसे लेकर कलकत्ता की अध्यक्षता के अधीन कर दिया गया। यानी मद्रास और बॉम्बे की जो अध्यक्ष थे, मद्रास में अलग अध्यक्ष थे, बॉम्बे के अलग अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष थे, इनकी विधायी शक्तियों को उनसे लेकर के कलकत्ता की अध्यक्षता के अधीन कर दिया गया। यानी कि एक ही अध्यक्ष रहेगा उसमें, जो कि कलकत्ता का होगा, और वो सभी मद्रास हो, बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, सबको वही क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, किसका नाम आया था सबसे ऊपर? क्या कहते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, अगर हम बात करें, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ये जो थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये पहले प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लेकिन जब इस बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, इस नाम को चेंज कर दिया गया, यानी इस पद को चेंज कर दिया गया, किसके तहत? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो अब भारत के, अगर यहाँ पे सिर्फ बंगाल के आ रहा था, लेकिन अब ये चेंज हो गया, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? तो ये बन गए विलियम बेंटिक। चलो, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ इस अधिनियम के तहत, 1833 अधिनियम के तहत? तो कंपनी व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त करके
विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई। यानी पहले कंपनी सिर्फ क्या कर रही थी, व्यवसाय कर रही थी, व्यापार कर रही थी भारत के साथ, लेकिन ये धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, या कह सकते हैं अलग अलग प्रांतों में ये अपना अस्तित्व या अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। और अब क्या करने लगे, उसके साथ साथ पूर्ण रूप से प्रशासनिक व्यवस्था भी ये देखने लगे वहां की, जहां पे ये व्यवसाय कर रहे थे, और वहां की राजनीतिक संगठन भी ये बन गए, यानी राजनीति में भी पूरी तरह से ये आ गए। ठीक है, आगे बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। ये क्या था भाई चार्टर अधिनियम 1853? तो यहाँ पर क्या होता है, तो एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई इसमें, है ना। एक अलग गवर्नर जनरल जो है की विधान की परिषद, सॉरी जनरल की विधान परिषद की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1853 में भारतीयों को सिविल सेवा में, यानी जो सिविल सेवा प्रतियोगिता थी उसमें खुली प्रणाली का परिचय कराया गया, यानी कि आमंत्रित किया गया कि आप सिविल सेवा प्रतियोगिता में भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए मैकाले समिति का गठन हुआ था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस उद्देश्य के लिए मैकाले समिति का गठन हुआ था इसमें, और ये गठन कब हुआ था, 1854 में। ठीक है, और सबसे पहले सत्यसेन नाथ टैगोर जो थे 1863 में भारतीय, सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा पास किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि ऐसे पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा, यानी ब्रिटिश के टाइम सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय बने। तो ध्यान रखिएगा, नाम है सत्यसेन नाथ टैगोर, और ये कब पास किए थे, तो 1863 में। ठीक है, 1853 में ऐसा आमंत्रण दिया गया या ऐसी छूट दे दी गई कि भारतीय भी अब सिविल सेवा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कब, किस समिति के गठन के कारण हुआ, तो इस उद्देश्य के लिए जो है वो मैकाले समिति बनाई गई। मैकाले जो थे उसमें सदस्य में थे, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे, और ये समिति ने डिसाइड किया कि हाँ, भारत के लोग भी सिविल सेवा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कब किया गया, 1854 में। और उसके बाद भारतीय भी अपना वर्चस्व, या कह सकते हैं कि सिविल सेवा में अपने आप को आजमाने लगे। तो सबसे पहले भारतीय बने जिन्होंने सिविल सेवा पास की, सत्यसेन नाथ टैगोर 1863 में। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत में जो है नागरिक सेवाओं का जो था, इसमें अगर हम बात करें, भारत में सिविल सेवा के पिताजी जो कहे जाते हैं लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, है ना। और ये क्यों कहे जाते हैं, तो भारत में नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण इन्होंने जो है, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे, ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ये भारत में नागरिक सेवाओं की आधुनिकीकरण का कुछ प्रयास किए, जिनके कारण, या इस आधुनिकीकरण के प्रयास के कारण इनको क्या कहा जाता है, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, ये 1853 में हुआ, ये अधिनियम आया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853। इसके बाद क्या आ जाता है, फाइनली क्राउन प्रशासन आता है। हमने बात किया क्राउन प्रशासन कब आता है, तो 1858 से लेकर के 1947 तक ये क्राउन प्रशासन रहता है भारत की आजादी तक। ठीक है, और ये क्राउन प्रशासन क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है, पूरे राष्ट्र स्तर पे जो क्रांति होती है, जिसे कि भारत की पहली आजादी की लड़ाई कही जाती है, जिसे 1857 की क्रांति, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से इसमें लीड किया, है ना। सबसे पहले शुरू किया किसने, मंगल पांडे ने। नाम आता है मंगल पांडे जो थे वो कौन थे, तो वहां पे बैरकपुर में ये एक सिपाही थे, है ना, अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में, जहां पे ये विद्रोह करते हैं अलग अलग चीजों को लेकर के, और इनसे ये शुरू होता है। सबसे पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे जी, जो कि 1857 की क्रांति में इनको फांसी दी जाती है। तो यहां से, इसके बाद से ही क्राउन जो है, क्राउन प्रशासन शुरू हो जाता है। और इससे पहले जो था वो कंपनी प्रशासन चल रहा था, इसलिए क्राउन जो है कहता है भाई अब मुझे टेक ओवर करने दो, अब आपके बस का नहीं है भारत में शासन करना। तो क्राउन प्रशासन जो है 1858 में आ जाता है,
और इसके बाद 1947 तक जबकि भारत आजाद जब तक हो जाता है तब तक क्राउन प्रशासन ही भारत में रहता है। आइए इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले आया था 1858 भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, है ना। और इसी टाइम से शुरू हुआ था क्या, क्राउन प्रशासन। तो इसमें क्या क्या चीजें थी इसको देखते हैं। तो इसे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। किसे, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी चीज इसमें और क्या हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। यानी हमने पहले ही बात कर लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये समाप्त हो जाती है, यानी कंपनी का जो प्रशासन होता है ये समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ जो कुछ बचे खुचे मुगल होते हैं इनके भी प्रशासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और पूर्ण रूप से क्या आता है, क्राउन प्रशासन आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या एक बदलाव होता है, जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, इस पद को बदल करके वायसराय पद बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा भारत के लिए सचिव राज्य बनाया गया। ठीक है। और इनकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यह सदस्य जो थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, भारत के कोई इसमें सदस्य नहीं थे। यानी ये कौन सी अधिनियम थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इसे भारत की एक अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल प्रशासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय पद बनाया जाता है। और पहले भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। ठीक है। 1858 के बाद हम बात कर रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसमें क्या क्या बदलाव हुए, तो वायसराय की जो कार्यकारी थी, कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें कुछ भारतीयों को भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में इसमें नामांकित करने के लिए उनके लिए एक प्रावधान बनाया गया। ठीक है। इसमें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें विस्तार किया जाता है और उसमें भारतीयों को भी ऐड किया जाता है। सबसे पहले 15 सदस्य थे इसमें, कार्यकारी परिषद में 15 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जब वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाता है तो यहाँ पर जो है भारतीयों को भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए एक प्रावधान बनाया जाता है। जिसमें अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, अगर हम देखें भारतीयों को भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि उस समय पहले भारत के पहले वायसराय थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामांकित किया जाता है। यानी ये 3 लोगों को नामांकित किया जाता है भारत कह सकते हैं वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनने के लिए। ठीक है। बंगाल के लिए नई विधान परिषदें बनती हैं, ये 1862 में बनती है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत 1866 में बनाया जाता है और पंजाब में 1897 में की स्थापना होती है। इन सभी नई नई विधान परिषदें तैयार की जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या बदलाव आते हैं इस अधिनियम में, तो उस समय जो तत्कालीन, अगर कहें तत्कालीन भारत में बजट चर्चा का अधिकार विधायी परिषद को दे दिया जाता है। ठीक है। तो बजट चर्चा का अधिकार था ये किसको दिया जाता है, तो विधायी परिषद को दे दिया जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और बढ़ाई गई जो परिषदों और कुछ सदस्यों को केंद्र के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद को भी क्या कर दिया जाता है, नामांकित कर दिया जाता है। यानी कि जो सदस्य बढ़ाए गए थे ये केंद्र के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद को भी नामांकित कर दिया जाता है। यानी कि आप सिर्फ केंद्र में ही आप सुझाव नहीं दोगे या आपके जो सदस्य हैं, भारतीय सदस्य हैं, ये सिर्फ केंद्र में ही नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ जो विधान परिषद की प्रांतीय विधान परिषद है जो कि बनाई गई थी अलग अलग, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, प्रांतीय विधान परिषदें कौन थी, 1862 में ये बंगाल के लिए बनाई गई, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत के लिए 1866 में बनाई गई, पंजाब में 1897 में इसकी स्थापना होती है। ये प्रांतीय विधान परिषद थी। तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है इसमें प्रांतीय विधान परिषद को भी नामांकित कर दिया जाता है केंद्र के साथ साथ। यानी पहले तो सिर्फ केंद्र में थी, लेकिन ये जो प्रांतीय विधान परिषद बनाई जाती हैं उसके बाद इनको जो
परिषद के कुछ सदस्य हैं, इनको जो है प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या हुआ, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो दूसरा नाम है, इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार क्या है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या हुआ था मार्ले मिंटो परिषद सुधार में, मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था, इस चीज को अगर देखें तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या की गई, 16 से बढ़ा करके 60 कर दी जाती है। केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 16 से बढ़ा करके 60 कर दी जाती है। और इसमें जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य नामित होने वाले पहले भारतीय बनते हैं। यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य, यानी कानून सदस्य नामित होने वाले पहले भारतीय, यानी कि इनसे पहले कोई भी वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य नहीं रहता है ना। यानी ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य नामित होने के वाले पहले भारतीय बनते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, और मार्ले मिंटो सुधार में तो सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक मतदाता पेश किया गया। इसका क्या मतलब है भाई, सांप्रदायिक मतदाता पेश किया गया, तो मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व जो है दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मिंटो को जो है, यानी कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसे सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, तो मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया इसमें। तो इसीलिए मिंटो को ऐसा देने के लिए, यानी ये प्रतिनिधित्व देने के कारण जो मिंटो को है सांप्रदायिक मतदाता के पिता, सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो पॉइंट्स है इनको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के रूप में, सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आया, इसमें क्या होता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये 1921 में लागू हुआ। आ तो गया 1919 में, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया, लेकिन ये 1921 में लागू होता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें, और इस जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार, इसे जो है मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने दोहरे शासन की शुरुआत की, यानी दोहरा शासन शुरुआत की इसने। दोहरे शासन का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ केंद्रीय और प्रांतीय विषयों, या कह सकते हैं कि सूचियों को पेश किया गया, और जहां वे अपने संबंधित सूचियों का कानून तैयार कर सकते थे। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया जाता था, यानी किया गया था। इस प्रकार अधिनियम ने दोहरा शासन की शुरुआत की। ठीक है, यानी प्रांतीय और केंद्रीय, इस तरह से दो शासन, यानी कि अगर हम कह सकते हैं द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। किसके तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। यहीं से शुरुआत हुई द्विसदन की। द्विसदनात्मक जो प्रणाली है वो कहां से शुरू हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से द्विसदनात्मक प्रणाली शुरू हुई भारत। ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव भी यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स है अलग अलग अधिनियम के, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यही अधिनियम के बारे में पूछे जाते हैं कि इस अधिनियम में, या ये जो कार्य है ये किस अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, अगला हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। इसमें क्या क्या बदलाव हुए, तो इसमें इकाई के रूप में प्रांतों और रियासतों के साथ साथ, अगर हम बात करें रियासतों के साथ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। महासंघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियासतों ने इसे शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो इकाइयों के रूप में, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या होता है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। और इसमें जो छोटी इकाइयां हैं, कौन इसमें जुड़ता है अखिल भारतीय संघ में, तो इसमें प्रांत और रियासत जो थे, है ना, ये
एक साथ जुड़ करके आते हैं और ये जब कंबाइन होते हैं तो इसको नाम दिया जाता है अखिल भारतीय संघ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो दोहरी शासन प्रणाली शुरू हो गई थी 1919 में, तो प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त कर दिया जाता है, यानी प्रांतीय स्वायत्तता पेश की जाती है कि प्रांत की स्वायत्तता रहेगी, यानी प्रांत जो चाहेगा वो करेगा, केंद्र के दबाव में या केंद्र के आधार पर ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ केंद्र में आरबीआई और एक संघीय अदालत की स्थापना भी की जाती है। क्वेश्चन आता है केंद्र में आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और संघीय अदालत कब बनाया जाता है, कब स्थापना की जाती है, तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करेंगे। फाइनली जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे विभाजन का जो योजना था, यानी विभाजन योजना या ये कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को दो नाम दिया जाता है यहाँ पे, विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को ये आया। ठीक है, देश के विभाजन और आठवीं घोषणा जो थी 20 फरवरी 1947 को देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रभाव देना था। इन्होंने ऐसा घोषणा किया कि 20 फरवरी 1947 को हम आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के जो दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप से निर्मित कर दिया जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान को कह रहा दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप में निर्मित किए गए ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। ठीक है, और अपने स्वतंत्र संविधानों को तैयार करने के लिए दो स्वतंत्र राष्ट्रों के घटक का जो कह सकते हैं कि विधानसभा को अधिकृत किया गया। यानी सबसे पहली चीज क्या, भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप से ये निर्मित कर दिया गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप में निर्मित हो गए। यहाँ और क्या हुआ, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया 1947 में। स्वतंत्र संविधानों को तैयार करने के लिए विधानसभाओं को अधिकृत किया गया, यानी विधानसभाओं से कहा गया कि आप अपने अपने स्वतंत्र संविधान तैयार कर सकते हैं, यानी जैसा आप चाहते हैं, जिस प्रकार का संविधान आप चाहते हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसके साथ क्या हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति मिल जाती है। यानी कि जो शाही सहमति है ये मिल जाती है कब, 18 जुलाई 1947 को फाइनली, यानी स्वतंत्रता विधेयक जो है 18 जुलाई 1947 को ये इसकी सहमति मिल जाती है। अब हम बात करेंगे जो आजादी के बाद जो भारतीय संविधान का निर्माण होता है और इसमें संविधान सभा बनता है, संविधान के स्रोत क्या क्या थे, ये कहाँ से हमारे संविधान लिए गए हैं और कौन कौन सी जगहों से कौन कौन सा संविधान लिया गया है और उसका क्या प्रभाव है हमारे संविधान में, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नोट बनाते रहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट्स हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ये विस्तार तो है नहीं, मतलब अगर हम एक एक शब्दों को पढ़ें तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से हम देखें कि कुछ चीजें जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो थोड़ी ही हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हम उन सभी चीजों को टच करने वाले हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है, आवश्यक है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माण कब होता है, कैसे होता है और संविधान सभा का निर्माण और उसके संविधान के स्रोत के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्वतंत्र संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो ध्यान दीजिएगा, एम.एन. राय ने 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रस्तावित किया था 1934 में एम.एन. राय ने। फिर संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन और इसके तहत कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ, तो ये भी ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। जो मिशन का नेतृत्व था, मिशन का जो नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस ने किया था और इसके अलावा दो अन्य सदस्य शामिल थे इसमें, कौन कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर।
ये दो लोग थे जो मिशन का नेतृत्व किए थे। किस मिशन का? तो कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई थी, इसके द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था इसमें पैट्रिक लॉरेंस ने, और इनके दो और सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा नाम। आगे हम बात करें, जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तो इसमें विधानसभा की कुल संख्या उस समय थी 389 यानी 389। ठीक है, और विभाजन जब हो गया भारत पाकिस्तान का तो भारत में कितने बच गए सिर्फ विधानसभा के सदस्य? 299। ठीक है, विधानसभा बनाने के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ और ये जो है नवंबर 1946 में इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, विधानसभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 211 सदस्य उपस्थित होते हैं और 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद को क्या बनाया जाता है? विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को फिर जो है विधानसभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया, यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और एच.सी. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष यहाँ पे चुन लिया जाता है। ठीक है, इसमें सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये कुछ चीजें जो है फैक्ट याद रखना है कि विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है, यानी 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जो है 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष तो बनते हैं लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और एच.सी. मुखर्जी को इस विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है इस विधानसभा में, यानी कि जो संविधान बनाने की बात होती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य के संकल्प को आगे बढ़ाया। ये ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य के संकल्प को आगे बढ़ाया, जो बाद में यही जो उद्देश्य का संकल्प था इनका 13 दिसंबर 1946 को आगे बढ़ाया और यही बाद में संविधान का क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ये उद्देश्य का संकल्प दिया था पंडित नेहरू ने, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन ये बाद में जाकर के यही चीज जो उद्देश्य का संकल्प था, यानी कि संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, वो संविधान का प्रस्तावना बन जाता है। यानी अगर हम प्रस्तावना को ही पढ़ लें अपने संविधान के तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस पूरी बुक में, इस पूरे जो संविधान की किताब है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्यों दी गई हैं। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और संशोधित किया गया है ना, संशोधित रूप प्रस्तावित किया गया 22 जनवरी 1947 को, जो कि सर्वसम्मति से अपना लिया जाता है। यानी उद्देश्य का संकल्प जो इन्होंने पेश किया, इसमें थोड़ा और संशोधन किया जाता है और फाइनली 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान का प्रस्तावना के रूप में ये प्रस्तावित किया जाता है और इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, संविधान सभा ने मई 1949 को भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि करता है। संविधान सभा क्या करता है? मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि करता है और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान स्वीकार किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये बार बार कई एग्जामों में पूछ चुका है कि राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया या राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। तो डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को भारतीय संविधान के तहत स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को, ये ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्वीकार किया जाता है। लेकिन उससे पहले ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया जाता है। क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो दो क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया। तो इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो है ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है, जबकि 22 जनवरी 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को
स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि अपना लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो ये जो है 11 सत्रों के लिए विधानसभा की बैठक हुई। ठीक है, 11 सत्र में विधानसभा की बैठक होती है। अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब प्रारूप तैयार हो जाता है, यानी संविधान का प्रारूप तैयार होता है कितने दिनों में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। और ये टोटल कितने सत्रों की बैठक होती है? तो 11 सत्रों की बैठक होती है। ठीक है, इसमें कुल खर्च जो है उस समय के हिसाब से 64 लाख रुपए आते हैं। यानी जो संविधान सभा की बैठक होती है या विधानसभा की बैठक होती है, जो प्रारूप तैयार किया जाता है संविधान का, इसमें टोटल 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। समय कितना लगता है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 11 सत्रों की विधानसभा की बैठक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, विधानसभा में 15 महिला सदस्य होती हैं पहले, लेकिन विभाजन के बाद महिला सदस्य कितनी होती हैं? तो 9 होती। ठीक है, 9 सदस्य जो है महिला सदस्य जो होती हैं विभाजन के बाद होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके संबंधित अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले बात करें तो केंद्रीय शक्ति कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन, किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे ये भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये सरदार पटेल थे, यानी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में, तो प्रारूप समिति में जो एक अध्यक्ष, और इसमें देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें और भी सदस्य होते हैं, जैसे आलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव और टी कृष्णामाचार्य। ये जो थे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, यानी संविधान बनाने में ये इनकी मदद कर रहे थे। अध्यक्ष किनको बनाया गया था संविधान सभा का या प्रारूप समिति का? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है, आलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला यानी और एन माधव राव और टी कृष्णामाचार्य, ये जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। संविधान का अंतिम प्रारूप जो है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, फाइनल। इसमें 8 कार्यक्रम, ठीक है, 22 भाग और 395 लेख शामिल थे। ठीक है, फाइनली अगर हम कहें संविधान का जो प्रारूप था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें 8 कार्यक्रम थे। हम बात करेंगे इसके बारे में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम थे। इसमें 22 भागों में ये संविधान टोटल डिवाइड है और इसमें 395 उस समय जो थे अनुच्छेद थे। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत की, यानी भारतीय संविधान एक जगह से तो लिया नहीं गया, अलग अलग जगहों से भारतीय संविधान को क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया, कंपाइल किया गया है। तो इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान हमारा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के भी कुछ चीजों को भारत सरकार जो कह सकते हैं जो हमारा करंट संविधान चल रहा है इसमें लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इसमें क्या लिया गया है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से? संघीय योजना, यानी केंद्र में, ठीक है, गवर्नर का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये जो है भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत होते हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो एक पीछे वीडियो में भी हमने बात किया था कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 से भारतीय संविधान में लगभग कह सकते हैं कि इससे 70% तक की जो बातें हैं वो भारतीय संविधान में, अभी जो संविधान है इसमें 70% बातें जो है ली गई हैं। ठीक है, तो इसमें संघीय योजना लिया गया है, गवर्नर का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है,
लोक सेवा आयोग जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन का जो प्रावधान है ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से है। और प्रशासनिक विवरण कौन कौन जैसे प्रशासन में होगा उसका क्या विवरण है, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। आगे अगर बात करते हैं ब्रिटिश संविधान यानी कि जो ब्रिटेन से लिया गया है, ये क्या क्या ऐसे कौन से संविधान है, तो सबसे पहले बात करेंगे संसदीय सरकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का जो नियम है ये ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया ये सभी एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली के साथ साथ विशेष अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और जो सदनीयता है यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका से, यूएसए से क्या लिया गया है भारत में, तो यहाँ पे है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा ये अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के जो महाभियोग चलाया जाता है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपाध्यक्ष इसके पद जो हैं ये सभी ये जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। जो आयरलैंड के संविधान है यानी आयरिश के संविधान से क्या लिया गया है, इसे हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरिश संविधान से यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ साथ राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है, जो प्रकार है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, यानी कनाडाई संविधान से क्या लिया गया है, तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ यानी कि वही संघीय प्रणाली जो कि 1935 अधिनियम से भी लिया गया है। और वही कुछ चीजें जो है कनाडाई संविधान से भी लिया गया है, उसमें कुछ चीजें उसके साथ ऐड की गई हैं एक मजबूत केंद्र के साथ। यानी कि संघीय प्रणाली तो लिया गया है 1935 से, लेकिन संघ में केंद्र जो है मजबूत होगा ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है। और केंद्र में शेष अवशेषों का जो निपटारा है ये केंद्र करेगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार है ना, ये सारी चीजें किससे ली गई हैं, तो कनाडाई संविधान से यानी कि कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। फिर जर्मनी का वीवर संविधान क्या है, जर्मनी के वीवर संविधान की अगर बात करें यानी कि जर्मन से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि अगर आपातकालीन व्यवस्था है या आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके तहत जो है या कह सकते हैं आपातकाल जो है किससे लिया गया है, जर्मन से लिया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार है उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ एक को छोड़ करके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोवियत संविधान यानी यूएसएसआर, और जो अब की रूस कहलाता है, यूएसएसआर से क्या लिया गया, तो इसमें लिया गया है प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और न्याय का आदर्श। इसके साथ साथ इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो न्याय का आदर्श है इसमें कैसा होना चाहिए, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आधार पे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी के आदर्श को लिया गया है फ्रांसीसी संविधान से। और दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 है ना, जो आर्टिकल 368 है ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। और 368 जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, इसमें भी संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी कहां से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, क्या क्या खुल रहा है भाई। फिर अब बात करते हैं जापानी संविधान के बारे में कि जापान से क्या लिया गया है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको माना जाएगा, ये जापान से लिया गया है।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का पहचान पत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं ट्रिक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि संविधान को पहचान पत्र यानी संविधान का पहचान पत्र किसे कहा गया, या प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, N.A. पालकीवाला ने जो प्रस्तावना है, हमने ऊपर बात की कि ये जो उद्देश्य का जो एक वो लेके आया था इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य का वो संकल्प लेके आए थे, है ना, उद्देश्य संकल्प जो लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, उसी को जो है प्रस्तावना बना दिया गया, संविधान का प्रस्तावना बना दिया गया। और प्रस्तावना होता क्या है? किसी चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो पूरे चैप्टर का जो डिटेल होता है, जो कंटेंट होता है, वो किसमें निहित होता है? प्रस्तावना में होता है। यानी जब हम कंटेंट पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि पूरी बुक में क्या क्या चैप्टर हैं और किन किन बातों पे उसके बारे में बात होने वाली है, तो उसी को प्रस्तावना कहा गया। तो इसलिए इस चीज को क्या कहा गया? संविधान का पहचान पत्र। जैसे कि हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हमें पता लग जाएगा संविधान क्या है, कैसे है, क्यों है, और यही चीजें जब पता लग जाती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पहचान पत्र, ठीक है। तो संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना को कहा गया है, और ये किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रस्तावना कुछ हद तक, हमने ऊपर भी बात किया था अभी, कि प्रस्तावना जो है कुछ हद तक किस पे आधारित है? तो उद्देश्य संकल्प। और ये उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसमें कुछ संशोधन करके इसको प्रस्तावना बना दिया गया, ठीक है। बात करते हैं प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन हुआ, और वो कौन सा संशोधन था? तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रस्तावना में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया है? तो याद रखना है 3 शब्दों को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ये 1976 के 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रस्तावना के 4 अवयव है। ये कौन कौन से अवयव हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले संविधान के अधिकार का स्रोत। तो प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। दूसरी चीज, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? तो यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य के रूप में घोषित करता है। कैसी प्रकृति है? तो ये भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज्य के रूप में घोषित करता है। और इसका उद्देश्य क्या है संविधान का? तो भारत के नागरिकों को न्याय मिल सके, स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिले, समानता रहे और भाईचारा प्रदान करता है, ठीक है। ये चीजों को याद रखना है। और संविधान की जो संविधान को अपनाया गया, फाइनली कब अपनाया गया? हमने ऊपर भी देखा, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया जाता है। इसमें कुछ और भी सारी चीजें हैं संविधान के बारे में। ये जो बरूबारी यानी कि बरूबारी जिसको कहा जाता है, ये संघ मामला था, 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बरूबारी संघ मामला आया था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को, इस राय को क्या कर दिया? खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये ध्यान दीजिएगा, 2 केसेस हैं। बरूबारी संघ मामला, ठीक है, जिसे बरूभाड़ी भी कहते हैं। बरूबारी संघ मामला 1960 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में जो आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया, जो कि 1960 में दिया था अपना राय कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामला में इसे खारिज कर दिया जाता है, और इस समय कहा जाता है
कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। प्रस्तावना कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं होते, अर्थात गैर न्याय संगत है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। संघ और इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है भाग 1 में क्या दिया हुआ है। तो भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक का है विवरण। इसमें कहा गया है कि संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन करता है, यानी कि 1 से 4 का वर्णन करता है, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र। इसमें क्या है, अनुच्छेद 1 में अगर देखें तो भारत यानी कि अर्थात राज्यों के संघ के रूप में भारत को जाना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है, तो संसद को संघ में प्रवेश या स्थापित करने हेतु उचित नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने हेतु सशक्त बनाता है। ठीक है, या अगर हम कहें इस चीज को, तो जो चीजें हैं यहाँ पे कि जो किसी भी संघ में प्रवेश करना या किसी को अपने में जोड़ना या स्थापित करने, इसके नियम और शर्तों को नए राज्यों को स्थापित करने हेतु सशक्त बनाता है। इस प्रकार अगर हम कहें तो अनुच्छेद 2 जो है क्या करता है, ये संसद को शक्तियां देता है। कितनी? 2 शक्तियां प्रदान करता है, और ये कहता है कि भारत संघ के नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति है, यानी भारत संघ के नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करता है और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी राज्य की सीमा को तोड़ करके किसी एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य की सीमा के साथ अगर मिलाया जाता है तो ये शक्ति संसद को में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत। या कोई बाहर का देश या राज्य भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो ये शक्ति भी किसमें निहित है? संसद में निहित है, अनुच्छेद 2 के तहत। या किसी राज्य या किसी जगह के नाम को बदल करके कुछ और नाम दिया जाता है तो ये भी किसमें निहित है? नेम को चेंज करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 2 में संसद को निहित है, यानी संसद में ये शक्तियां स्थापित है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 3 के बारे में, तो भारत में मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तनों से संबंधित, यानी कि जो भारत में मौजूदा राज्य हैं, यानी कि जो राज्य हैं उनका गठन करना है, यानी कि 2 राज्यों को मिलाकर के एक बना दिया जाए या एक ही राज्य को 2 टुकड़े करके 2 राज्य बना दिया जाए। ये जो शक्तियां हैं ये आर्टिकल 3 में भारत में मौजूद राज्यों का गठन या परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं नागरिकता की, तो ये ध्यान देना है कि ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा दिए गए अधिकार ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अधिकार ये प्राप्त है, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 15 अनुच्छेद के तहत जो भी अधिकार है ये सिर्फ भारतीय को है। 16 के तहत, 19 के तहत, 29 के तहत और 30 के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं ये सभी भारतीय नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जैसे लोकसभा व राज्य विधानसभा में चुनाव में वोट देने का अधिकार ये भारतीय को प्राप्त है। संसद की सदस्यता और राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है या भारतीयों में इसमें निहित है। ठीक है, भारत में कुछ सार्वजनिक कार्यालयों को धारण करने की योग्यता की अगर हम बात करें तो ये इसमें दे रखा है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल आदि ये सभी योग्यता जो है भारत के कुछ इसमें नागरिकता में निहित है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 से 8 केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता के लिए है जो संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक बने थे, यानी जब संविधान बनाया गया था तब 5 से 8 का जो अनुच्छेद है उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो उस समय थे। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइग्रेशन के मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आता है तो जो माइग्रेशन के नियम है, जो कानून है, उनके तहत इनको ध्यान में रखा जाएगा कि इसमें इनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, ये कहता है अनुच्छेद 9। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत का स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो जो भारत की एकल नागरिकता का जो नियम है,
जो कि कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये फिक्स हो जाता है, जैसे ही वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। और ये जो है शक्ति किसके द्वारा प्रदान की गई है, या ये बातें किसके द्वारा लिखित है, निहित है, तो अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं। संसद द्वारा तैयार किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत का नागरिक माना जाता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 10 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियमिता जो अधिनियमित किया गया, जिसे 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधित किया गया। संशोधन बिल 2016 अभी भी लंबित है। ये जो है ये सारी नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नियमित किया गया है इन सबको। ठीक है, नागरिकता अधिग्रहण के तरीके जो हैं इनमें हो सकते हैं, या तो आप जन्म से हैं, या आपके वंश यहाँ रह रहे हो, या आपने पंजीकरण करा लिया है, या प्रकृतिकरण, जो यानी कि प्रकृति ने आपको बंटवारा में के समय या बंटवारे के समय आप इसमें आ गए, के साथ साथ भारतीय संघ में किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर। ठीक है, यानी कि किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया भारत ने, तो आप भारत में आ गए, तब आप भारत के नागरिक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में। तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में निहित है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान देना, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में निहित है। इसमें क्या है, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब 1947 में मूल संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1947 को, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार होता है, इसे कानूनी अधिकार दे दिया जाता है। तो ये कब निरस्त किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अनुच्छेद, जैसे 12। अनुच्छेद 12 क्या है, तो ये देता है राज्य की परिभाषा। इसके साथ अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 13 क्या है, तो भाग 3 या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून की बात करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले चीज समानता का अधिकार, ये कहां से कहां तक निहित है, तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है समानता का अधिकार। इसमें भी 14 से 18 तक में कुछ अलग अलग समानताएं, जैसे कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 कहता है ये। लेकिन धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15 के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल 16 कहता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध जो है आर्टिकल 17 के आधार पे है। ठीक है, सैन्य और शैक्षिक को छोड़ करके अन्य कोई भी उपाधि का उन्मूलन, यानी कि कोई अन्य उपाधि आप नहीं ले सकते, ये कहता है आर्टिकल 18। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। फिर आती है बात स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में है। तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में क्या है, 6 अधिकारों का संरक्षण किया गया है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति, विधानसभा, संघ, आंदोलन, निवास और व्यवसाय, ये सभी आर्टिकल 19 के तहत है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अधिकारों के जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण है, ये आर्टिकल 20 कहता है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण है, ये आर्टिकल 20 कहता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, ये आर्टिकल 21 कहता है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है, ये आर्टिकल 21A के तहत है, यानी कि आप जो माता पिता हैं या जो गार्जियन हैं, ये अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी उन्हें प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। ये कौन कहता है, तो आर्टिकल 21A कहता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण है, जो कि आर्टिकल 22 के तहत है। अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 23 से लेकर के 24, अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध। अगर बात करें व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों को खरीद फरोख्त, यानी कि जो कहते हैं कि गुलाम बना करके काम करवाना, ये विरोध अधिकार है, किसके तहत है ये, तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मजबूर व्यक्ति को या श्रमिक को आप अपने यहाँ गुलाम बना करके काम नहीं करवा सकते। ठीक है,
और दूसरी चीज कारखानों आदि में बच्चों के लिए रोजगार पर रोक, यानी कि कारखानों आदि पे आपने देखा होगा 18 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों की मांग की जाती है, यानी बिलो 18 ईयर्स अगर रहेगा तो उस पर आर्टिकल 24 के आधार पर केस हो सकता है या वो दोषी पाया जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति या वह संस्था, ठीक है, अगर 18 के वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों से अगर वो काम करवाता है, अपनी कंपनी में काम करवाता है, कारखानों में काम करवाता है, तो आर्टिकल 24 जो है इसके आधार पर रोक लगाती है, और अगर वो करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में निहित है। तो सबसे पहली चीज धार्मिक आस्था एवं प्रचार की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 25 कहता है। इसके साथ साथ धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 26 कहता है। और धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान से स्वतंत्रता दे दी गई, यानी कि जो धर्म के काम में अगर कितना भी धन आ रहा है आपका, है ना, धर्म के काम में, तो इसमें कर का भुगतान आपको नहीं करना है। धर्म को आप अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आर्टिकल 27 कहता है। और कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 28 कहता है। यानी यहाँ भी देखिए ध्यान देना है कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में, यानी सभी शिक्षण संस्थानों में नहीं। ठीक है, फिर बात आती है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 के आधार पर अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण आर्टिकल 29 के आधार पे होती है। यहाँ पे अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत इन्हें मिलता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 होता है, संविधान की जिसको आत्मा कहा गया, ये कि संविधान की आत्मा, इस संवैधानिक उपचार का अधिकार किसने कहा? संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसमें क्या किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय जाना, जिसमें निम्न याचिकाएं शामिल हैं, जिसको कहते हैं रिट। 5 प्रकार की रिटें होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और प्रामाणिकता और पृच्छा। ये सभी किसके आधार पे आते हैं? तो आर्टिकल 32 के आधार पे। जो रिट हैं, 5 प्रकार की रिटें हैं, एक नई वीडियो में लेकर के आऊंगा जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिटों के बारे में होगा। कौन सी रिट क्या कहती है ये तो पता हो गया कि नहीं। ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है, ये आर्टिकल 32 के तहत आती है, जिसमें 5 रिटों की बात होती है। तो रिट पर जो है एक अलग वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 33 जो है संसद में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 34 जो है ये मार्शल लॉ लेकर के आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 35 के तहत मूलभूत अधिकारों के संदर्भ में बने आवश्यक कानूनों को से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए हैं, यानी भारतीय नागरिकों के लिए है। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। हमने ऊपर भी एक बार बात किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक, यानी कि जो भारत के नहीं है, इनके लिए भी कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। हमने ऊपर पढ़ लिया इन सभी आर्टिकल्स के बारे में, किन आर्टिकलों में क्या निहित है और इसके तहत क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पे अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखना है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके आधार पे आता है? तो ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में ये निहित है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किसमें निहित है। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में ये क्या बोलते हैं, 36 से लेकर के 51 में ये उल्लेखित है। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम इन्हें संविधान की जो नई विशिष्टता, यानी कि नोवेल फीचर भी कहा जाता है। और ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक कहा जाता है। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर न्याय संगत है।
इस चीज को भी ध्यान में रखना है। फिर एक चीज यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2002 में 86वें संशोधन कानून ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदलकर प्राथमिक शिक्षा को धारा 21A यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, ये ध्यान देना है कि 21A जो कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जिसके तहत जो प्राथमिक शिक्षा है ये सभी को मिले, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये किसके तहत बनाया गया? तो सन 2002 में 86वें संशोधन में यानी कि 86वें संविधान संशोधन कानून के तहत अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया गया और इसको प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम नीति निर्देशक तत्व के बाद आगे के बारे में बात करेंगे। जल्द ही हमारा ये वीडियो तुरंत अगला आएगा, तो बने रहिए इसके साथ। और एक कह सकते हैं कि एक एट ए ग्लैंस यानी कि एक सरसरी निगाह से हम पूरे पॉलिटी को देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मुझे फीडबैक तो जरूर ही दें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये काफी आपके फायदेमंद होने वाले हैं, तो इसे जरूर नोट कर लें कुछ मेन पॉइंट्स को, जो कि मुख्य इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखें।